Hello friends, today we will discuss about the kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases आपका एक बहुत important topic है क्योंकि इससे जो है आपके बायस लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, और गैस की एक्सपेंडेबिलिटी वगैरह सब चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और इसी के बेसिस पर हम माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैस स्टेट बनाते हैं। तो आपके जैसे बायस लॉ थे, चार्ल्स लॉ थे, या ये बाकी जितने प्रेशर टेम्परेचर लॉ, बेल्जॉट लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये सब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर थे कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम को वैरी करके देखा, कांस्टेंट टेम्परेचर और एंड पे वो हमें पता चला ये चीज़ें आई कैसे, ये सब कैसे। तो इन सब का बेस जो है वो केटी, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म आपकी केटी। तो केटीजी जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गैसेस स्टेट का। मतलब एक मॉडल जो हमने चीज़ें सोची वो किस तरीके से थी, क्या है, ये हमने समझा। गैसेस के मॉलिक्यूल्स को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, तो उसके बारे में सोचा। सबसे पहले इसको बर्नौली ने बनाया, उसमें बहुत सारे और लोगों ने भी काम किया, लेकिन उसके बाद जो है क्लॉसियस वगैरह ने भी इसमें अपना रोल प्ले किया, ठीक। तो जो है उसका आपका जो केटीजी पर, इस केटीजी में भी आज भी कुछ मिस्टेक्स हैं, क्योंकि यदि केटीजी जो है ये आइडियल गैस बिहेवियर के लिए एप्लीकेबल है और आपका जो रियल गैस के लिए बिहेवियर है इनका वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसमें इन्हीं एजम्पशंस में हमारी कुछ मिस्टेक्स रह गई है, तो जिसकी वजह से जो ये केटीजी आपकी, इसको हम लोग जो है मतलब आइडियल गैस के लिए मानते हैं। और इसके बेसिस पर हम एक फार्मूला डिराइव करते हैं, PV = 1/3 ml। P जो है आपका प्रेशर के लिए, प्रेशर ऑफ गैस, V वॉल्यूम ऑफ गैस, M मास ऑफ ए मॉलिक्यूल है, N जो आपका स्मॉल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और URMS आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। ये चार आपकी टर्म्स है जिनमें हम 5 टर्म्स हैं जिनका रिलेशन बना, जिनमें से ये 2 टर्म्स तो आपकी मैक्रोस्कोपिक टर्म्स हैं। और मास और एन, ये दोनों टर्म आपकी, या रूट मीन स्क्वायर भी तीसरी आपकी माइक्रोस्कोपिक लेवल की। मॉलिक्यूल्स है गैस के, उनको हम देख तो सकते नहीं, इनके बारे में जो है इसका जो बेस है हमने इससे बनाया, उस फॉर्मूले से हम लोग बायस लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह को भी प्रूव कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट गैस इसका ये है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है दीज आर मेड बाय स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो कोई भी गैस है वो आपकी बनी होती है, जिनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो होता है उनका साइज बहुत स्मॉल होता है। अभी जो है हमने फर्स्ट एजम्पशन के बारे में डिस्कस करा था, तो सेकंड एजम्पशन जो है इसके अकॉर्डिंग गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो साइज है वो स्मॉल होता है, और जो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स के गैस का जो टोटल वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई, यानी कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by the molecules is negligible in comparison to वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, उसके कंपैरिजन में वो आपका नेग्लिजिबल है, ठीक। लेकिन ये एग्जम्पशन आपकी रियल गैस के केस में हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर एप्लीकेबल नहीं।
ये आपकी एक ऐसी assumption है जिसकी वजह से आपको डेविएशंस मिले। और जो आपकी थर्ड assumption है उसके अकॉर्डिंग गैस के मॉलिक्यूल इतनी उनके बीच में स्पेस होती है कि उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है, ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। लेकिन ये भी आपकी जो assumption है, ये आपकी जो है मतलब यदि आप हाई प्रेशर रखते हैं तो रियल गैस के केसेस में फेल हो जाती है, वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने लग जाती है। और फोर्थ assumption ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। उन पर ना तो अर्थ का काम करता है, ना ही उनमें आपस में फोर्स काम करता है। देखिए, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये आपका हम बड़ी बड़ी चीज़ों के बीच में भी काम नहीं करता है, तो इतनी स्मॉल चीज़ों के बीच में कैसे काम करेगा? जैसे आप ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला जानते होंगे। अब मान लीजिए आप दोनों बैठे हैं जिनका मास 100 kg है, चलिए 1 मीटर का डिस्टेंस कर लिया। अब जी की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻11, ठीक है, 6.6 इंटू। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना कम आएगा? तो यदि आप मॉलिक्यूल्स ले तो मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो उसका मास कितना बैठेगा? 1.67 इंटू 2 10⁻24। दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले रहे, वैल्यू रखते चलिए, मान लीजिए 1 मीटर के डिस्टेंस पर ये, और इसी भी किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए और डाल दिया हमने फैक्टर जी की वैल्यू डाल दी, वैल्यू कितनी कम आएगी? तो इसलिए गैस मॉलिक्यूल्स पे कोई भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वर्क नहीं करेगी। सो नेक्स्ट आपकी जो assumption है उसके अकॉर्डिंग गैस के मॉलिक्यूल्स आपके लगातार मोशन में रहते हैं, और मोशन में वो zigzag मोशन करते हैं, और वो आपस में भी कोलाइड करते रहते हैं और वॉल से भी कोलाइड करते रहते हैं। तो इसलिए गैस जिस भी कंटेनर में रखी जाती है उसकी वॉल पर प्रेशर लगाती है, यूनिफॉर्म प्रेशर लगाती है अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ठीक। तो ये जो प्रेशर लगता है ये मॉलिक्यूल्स के लगातार मोशन से लगता है, और वो जो है आपकी वॉल से जाके कोलिजन करते हैं, आपस में भी करते हैं और वॉल से भी। सो नेक्स्ट आपकी जो assumption है उसमें गैस के जो मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होता है वो आपका परफेक्टली इलास्टिक होता है। इसका मीनिंग ये है कि भाई जो वो मॉलिक्यूल्स कोलिजन करते हैं ना ही उसमें आपका एनर्जी लॉस होता है, ना ही मोमेंटम लॉस होता है, ठीक है। नॉन इलास्टिक में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन आपका एनर्जी लॉस होता है। तो एक्चुअल में यहाँ होता क्या है? यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअल में कोलिजन होता ही नहीं है। देखिए, जैसे एक नॉर्मल कोलिजन है, जैसे दो बॉयज का कोलिजन मान लीजिए, ठीक है, उनमें जब लड़ाई हुई होगी तो सब कुछ होता है डिशम, लेकिन जब दो गर्ल्स में लड़ाई हुई होती है तो उनमें बस आपस में धीमे धीमे चलता रहता है। तो यहाँ भी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है आपस में टकराते हैं गैस के मॉलिक्यूल, लेकिन वो एक दूसरे को टच नहीं करते, उससे पहले उनमें रिपल्शन फोर्सेस लगनी शुरू हो जाती है और वो डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन हाँ, गैस के मॉलिक्यूल्स की जो आपकी एनर्जीज है या वेलोसिटीज है उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन कोलिजन में हो सकता है, ठीक है, और वो आपस में एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। और गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपकी डिफरेंट वेलोसिटी से मूव लगातार करते रहते हैं। नेक्स्ट आपकी जो assumption है उसके अकॉर्डिंग गैस के मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, और वैसे गैस के मॉलिक्यूल डिफरेंट एनर्जी होगी लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी दैट इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
तो ये आपकी मेन पोस्टुलेट्स मानी गई है और इन पोस्टुलेट्स को मानकर जो है हम लोग इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, उससे पहले वेलोसिटीज वगैरह का भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो इस लेक्चर में आपका जो मेन जो हम एजम्पशन मानते हैं उनका डिस्कशन करते हैं और इस फॉर्मूले का डेरिवेशन का थ्योरेटिकल बेस हमने बनाया।